हाँ तो देखिए, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एवरी एक्सेलरेटेड मूविंग चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो देखो मैं समझा देता हूँ बच्चों, उसको पढ़ के एक्सप्लेन करने से कुछ मतलब नहीं है। देखिए मैक्सवेल ने क्या दिया था, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दिया था। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दिया था। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर कोई चार्ज है और ये चार्ज क्या है, ये चार्ज एक्सेलरेटेड है, दिस चार्ज इज एक्सेलरेटेड, और कोई चार्ज एक्सेलरेटेड है, देन इट विल रेडिएट एनर्जी, अगर चार्ज कोई एक्सेलरेटेड है तो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। किसके फॉर्म में, तो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, मतलब ये इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट थ्योरी दिया था, इनको ऐसा कुछ नहीं था कि ये रदरफोर्ड को गलत करना चाहते थे। ठीक है, ये सिंपल अपना एक थ्योरी दिए थे कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा इन फॉर्म ऑफ ईएम वेव, और इनका थ्योरी बिल्कुल सही भी था। ठीक है, तो अगर इस थ्योरी की मानते हैं तो रदरफोर्ड ने क्या बताया कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और अपने को मालूम है कोई भी चीज जब सर्कुलर मोशन को फॉर्म करता है तो उसके पास एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेलरेटेड है। और अगर बच्चों ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है, मतलब ये एनर्जी क्या करेगा, लगातार रेडिएट करेगा, और लगातार अगर ये एनर्जी रेडिएट करते रहा तो धीरे धीरे इसका ऑर्बिट डिक्रीज होते होते ये जाकर के न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा, और जैसे ही ये जाके न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा वहां पे आपका एटम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। आपका एटम अनस्टेबल होते ही आपका एटम ए वाला मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। तो बच्चों ये समझ में आया कि नहीं सबको, रेज योर हैंड, बता दीजिए। 3 साइंटिस्ट के बारे में हमने पढ़ा, डाल्टन, थॉमसन एंड रदरफोर्ड। ठीक है, अगर इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं, एक या दो क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर से आते हैं, देखो बच्चों 5% प्रोबेबिलिटी है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन है, बाकी ज्यादातर प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि क्वेश्चन जो है वो अगला टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, बोर्स मॉडल, उससे आएंगे। तो अगला टॉपिक लिखिए, बोर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल, बोहर्स मॉडल। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिएगा, एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम ओनली। दिस इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम ओनली। सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम मतलब एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस प्लस, ऐसे लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो सिंगल इलेक्ट्रॉन वो भी हो जाएगा। तो ये बोर्स मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है, तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए एप्लीकेबल है। अब इन्होंने क्या किया था, बोर्ड ने कुछ पोस्टुलेट दिए थे अपने मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए। तो लिखिए पोस्टुलेट्स या बोर्ड्स पोस्टुलेट। सबसे पहला लिखेंगे, फर्स्ट पोस्टुलेट में लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, electron revolve in a circular orbit and necessary electron revolve in a circular orbit and necessary centripetal forces provided by electrostatic force of attraction between electron and nucleus, and necessary centripetal force is provided by electrostatic force of attraction between electron and nucleus। जैसे मान लीजिए ये कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, अगर एटॉमिक नंबर Z है तो उसके सेंटर में न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन होगा,
एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, ई प्लस के इक्वल का चार्ज होता है एक प्रोटॉन सर पे। डिवाइड। हाँ बोलिए बोलिए, रिपीट करूं क्या? हाँ सर। जैसे सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट and necessary centripetal force is provided by, and necessary centripetal force is provided by electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction between electron and nucleus, electrostatic force of attraction between electron and nucleus। अब देखिए, मान लीजिए कोई एटम है, उसका ये न्यूक्लियस हुआ। अब एटम का एटॉमिक नंबर अगर जेड है तो उसके पास जेड प्रोटॉन होंगे, और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, ई प्लस के इक्वल चार्ज होता है। तो जेड प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होगा, जेड इंटू ई प्लस। इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है तो क्या कर रहा है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे इसके अराउंड घूम रहा है। अब अगेन ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसको तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, इसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। एफ सेंट्रीपिटल कितना होता है, तो ये होता है mv स्क्वायर बाई आर। अब रदरफोर्ड ने जो बोहर ने जो पहला अपना पोस्टुलेट दिया, उन्होंने क्या होता है कि जो इस पे घूमने के लिए नेसेसरी जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा, दैट विल बी गिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कितना हो जाएगा, के न्यूक्लियस में चार्ज कितना है, जेड इंटू ई, बाहर चार्ज कितना है, ई, ई इंटू ई कितना हो गया, ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये इन्होंने सबसे पहले दिया था, तो इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद रेज योर हैंड। वेरी गुड। सेकेंड पोस्टुलेट लिखेंगे, सेकेंड पोस्टुलेट, only those orbits are permitted, only those orbits are permitted, only those orbits are permitted, only those orbits are permitted whose angular momentum is integral multiple of, whose angular momentum is integral multiple of, whose angular momentum is integral multiple of h by 2 pi, h by 2 pi। यानी सिर्फ और सिर्फ वही ऑर्बिट परमिटेड है जिनका एंगुलर मोमेंटम h by 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल है। यानी एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi। मतलब क्या बोल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को हम लिखते हैं एम वी आर से, एम वी आर इज इक्वल टू इंटीजर मतलब एन एच बाई 2 पाई, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। ये दूसरा पोस्टुलेट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिखे, स्टार लगाइए और ले चलिए सितारों की दुनिया में। ठीक है, एन इक्वल टू इंटीजर, इसका वैल्यू क्या हो सकता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। नोट हो जाएगा तो रेज योर हैंड। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया, he named, he मतलब बोर, he named these orbits as stationary orbit, and if any electron is revolving in these orbit, then they will not radiate energy, and if any electron is revolving in this orbit, then they will के जवाब पे it will लिखे, then it will not radiate energy, it will not radiate energy। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एनर्जी
will be radiated only when energy will be radiated only when electron will make transition from higher orbit to lower orbit. Energy will be radiated only when electron will make transition from higher orbit to lower orbit. And this radiated energy will be equal to energy difference, and this radiated energy will be equal to energy difference of both orbit, and this radiated energy will be equal to energy difference of both orbit. Okay everyone, हाय ना, इतना लिख लिया क्या आपने? And this radiated energy will be equal to energy difference of both orbit. Very good. इसके बाद देखिए इन्होंने क्या बताया, इस वाले पॉइंट को समझ लीजिए। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ये ऐसा वैसा ऑर्बिट नहीं है, दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्बिट, और इस स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्बिट का इन्होंने क्या नाम दिया? इन्होंने नाम दिया स्टेशनरी ऑर्बिट। तो इन्होंने क्या बताया कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने एक स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेगा तब तक वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है किसी भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, ठीक है, जैसे मान लो सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ है, देन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एनर्जी रेडिएट होगा, एनर्जी यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये एनर्जी किसके फॉर्म में आएगा? तो फोटोन के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगा वो कितना होगा? तो मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी है कितना? E1, सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी है कितना? E2। तो E विल बी इक्वल टू डेल्टा E, दोनों ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल, दैट इज E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। और ये जो एनर्जी डिफरेंस होगा ये किसके एनर्जी इक्वल होगा? इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटर। इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा हायर से लोअर में तो यहाँ पे जितना भी उनका एनर्जी डिफरेंस होगा दोनों ऑर्बिट का, उतना का एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? खर्च होगा, वो बाहर निकलेगा किसके फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म में। एंड एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? H इंटू म्यू होता है। तो डेल्टा E इक्वल्स टू E2 माइनस E1 इक्वल्स टू H इंटू न्यू, या फिर इक्वल्स टू HC बाई लैम्डा हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ तक बताएंगे हाँ या ना? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, अगर टाइम आउट होगा तो जल्दी से रिज्वाइन भी कर लीजिएगा। वेरी गुड, नोट कर लीजिए, फिर जल्दी से रिज्वाइन भी करना होगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों, अपने पास डिफरेंट तरह के डेरिवेशंस हैं। डेरिवेशंस एक्चुअली मैं ऐसे तो नहीं कराता हूं, लेकिन इस वाले में डेरिवेशन कराऊंगा, ठीक है। क्रैश कोर्स में जनरली डेरिवेशन नहीं कराया जाता है, लेकिन ये वाला डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा क्योंकि अक्सर इस वाले फॉर्मूले को लोग भूल जाते हैं। तो डेरिवेशन आपको ध्यान में होना चाहिए ताकि एग्जाम में आप खुद से भी कर सके, ठीक है। तो लिखिए नेक्स्ट टॉपिक या डेरिवेशन नंबर 1, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। रेडियस